तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कूलाम्ब्स लॉ की लिमिटेशन। तो कूलाम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है, क्या क्या कमियां हैं कूलाम्ब्स, मतलब कमियां नहीं कह सकते, हम ये कहेंगे कि आखिर किन किन कंडीशंस में ही कूलाम्ब्स लॉ काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस में। तो चलिए, टॉपिक हमारा है कूलाम्ब्स लॉ की लिमिटेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो कूलाम्ब्स लॉ इज वैलिड अंडर दीज कंडीशन। क्या कंडीशन है, देखो जी। पहली बात, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है जी। लिमिटेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एग्जांपल दूं मैं आपको कि मैं हर कंडीशन में काम नहीं कर सकता। जैसे मान लो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है तो पढ़ा नहीं जा रहा, बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है तो भी पढ़ा नहीं जा रहा। तो हमारी लिमिटेशन हो गई, लिमिट हो गई कि हमें लगभग टेम्परेचर ऐसा चाहिए। मैं कहने लगूँ 60 डिग्री में बैठ के पढ़ लो, 60 डिग्री में बैठ के पढ़ा नहीं जाएगा, मौत हो जाएगी पढ़ने में। समझे कि नहीं समझे। मैंने बोला टेम्परेचर माइनस में यार आप पढ़ लो, कह रहे जी कैसी बात कर दी, इतनी सर्दी में कौन पढ़ता है। तो सीधी सी बात यह है, हर एक की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है कि सिर्फ वो उन पर्टिकुलर कंडीशंस में ही काम कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। ऐसे ही कूलाम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है। कूलाम्ब्स लॉ पहली बात तो बताता क्या है जी। कूलाम्ब्स लॉ ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी और किधर को लगती है। समझे नहीं समझे। जैसे मान लो ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव। इस वाले पॉजिटिव ने, ये मान लो नाम है इसका Q1, इसका नाम है Q2, इसने इसको रिपेल किया, फोर्स लगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। जिस पर लगी वो पहले, जिसने लगाई वो बाद में, ठीक है ना। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाया, इधर को लगाया रिपल्शन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझे। तो क्या बताया कूलाम्ब्स लॉ ने कि ये फोर्स की वैल्यू कितनी है और इसकी डायरेक्शन किधर को है, ठीक है ना। लेकिन ये कब कब बता सकता है। पहली बात, इसने बोला था चार्ज शुड बी एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तभी कूलाम्ब्स लॉ अप्लाई होगा। पहली बात, एक बात बताओ तो मुझे, जो ब्रांच चल रही है कौन सी, आपने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट। ये बताओ चार्ज के मोशन से प्रॉब्लम क्या है। चार्ज मूव करके तो दिक्कत क्या होने वाली है। तो चार्जेस, तो सुनो बात क्या है। अगर चार्ज रेस्ट में है, सिर्फ रेस्ट में, ओके, ये चार्ज रेस्ट में है, क्यों चार्ज है, तो ये सिर्फ बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता है, हर तरफ को 3D स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक आएगा तब और अच्छे समझ में आएगा। तो ये सिर्फ बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर ये चार्ज मूव करने लगा, मैं कहूं ये चार्ज क्यों मूव करने लगा v वेलोसिटी से, आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि जब जब चार्ज मूव करता है, मतलब मूव कह दो या फ्लो कह दो, एक ही बात है। हाँ जी बिल्कुल एक बात है भाई, चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जब जब चार्ज मूव करेगा या फ्लो करेगा तो क्या बनेगा, आपने बोला करंट बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे। और करंट भी तो अपने इफेक्ट दिखाएगा। हाँ जी बिल्कुल दिखाएगा। तो करंट का इफेक्ट क्या होता है, आपने बोला करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। अब ये बताओ कौन सा जानना चाहते हो जी। देखो प्रॉब्लम ये है कि करंट एक ऐसा ही फील्ड बनाता है जैसा चार्ज बनाता है। आपने बोला चार्ज कौन सा फील्ड बनाता है, चार्ज बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और करंट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। समझे। जैसे ही चार्ज मूव करेगा तो साथ में कौन और आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। हाँ या ना। अच्छा, जब चार्ज रेस्ट में था तो सिर्फ कौन सा फील्ड था, आपने बोला जब चार्ज रेस्ट में था तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो फोर्स भी कौन सी लगती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगती। हाँ या ना। जैसे ही चार्ज मोशन में आएगा, है तो चार्ज ही, हाँ जी बिल्कुल है तो चार्ज। अगर चार्ज है तो चार्ज होने की वजह से कौन सा फील्ड बनाएगा, आपने बोला इलेक्ट्रिक बनाएगा। और जैसे ही मूव करा तो करंट बना, हाँ जी करंट बना। क्या चार्ज अब भी है, हाँ चार्ज तो अब भी है। अरे तो मूव कर लो या खड़े रहो, रहोगे तो बालक ही, रहोगे तो आदमी ही। हाँ जी, चार्ज मूव कर ले चाहे ठहरा रहे, है तो चार्ज। हाँ हाँ है चार्ज। लेकिन जब रेस्ट में तो बनाता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही मूव करने लगा तो चार्ज तो है तो इलेक्ट्रिक तो बनाएगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही। लेकिन मूव करने की वजह से कौन सा और बनाने लगा, मैग्नेटिक और बनाने लगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो अब मैग्नेटिक फोर्स भी आएंगे, नहीं आएंगे, आपने बोला बिल्कुल आएंगे। अब हम कैसे बता दें कि कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कौन सी मैग्नेटिक फोर्स है, या क्या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो गया और क्या इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी ना। तो कूलाम्ब्स लॉ सिर्फ रेस्ट चार्ज पे काम करता है, क्योंकि रेस्ट चार्ज पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता
होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगी। लेकिन जैसे ही चार्ज मूव करेगा, चार्ज के मूव करते ही इलेक्ट्रिक भी बनेगा और मैग्नेटिक, दोनों फील्ड बनेंगे। तो क्या दोनों फोर्स आएंगे? क्या आप बता पाओगे कौन सा क्या किस फोर्स की वजह से हुआ? क्या तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हुआ, क्या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हुआ? क्या आप मेरी बात समझे ना? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझे कि चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो ही हमको प्रॉपरली पता चल पाएगा कि जो भी हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हुआ है। लेकिन जैसे ही चार्ज मूव करेगा, दो दो फोर्स हो जाएंगे, दो दो फील्ड हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से और क्या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। पक्का ना? तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे ही चार्ज मूव करने लगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बना? आपने बोला बिल्कुल बना। क्यों? क्योंकि चार्ज तो अब भी है, लेकिन मूव करते ही क्या बना? करंट, और करंट ने क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एक और फील्ड और आ गया, और आपको पता है मैग्नेट्स के बीच में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहां होता है वहां भी अट्रैक्शन रिपल्शन तो होता है, और ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी अट्रैक्शन रिपल्शन करता है। क्या तुम मतलब एक तरह से उन चीजों को सेपरेट कर पाओगे कि क्या कौन सा अट्रैक्शन किसकी वजह से? ये अट्रैक्शन मैग्नेटिक फोर्स ने किया, इलेक्ट्रिक फोर्स ने किया, या इलेक्ट्रिक फोर्स ने मैग्नेटिक फोर्स के अट्रैक्शन को सपोर्ट किया या अपोज किया? समझे कि नहीं समझे? मतलब कुल मिला के दो दो फोर्स हो जाएंगी और हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि क्या कौन सी फोर्स की वजह से हो रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ अच्छे से एप्लीकेबल नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? तो आपने बोला ठीक है, सीधी सी बात यह है, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो ही कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, पक्का। दूसरी बात, द चार्ज मस्ट बी अ पॉइंट चार्ज। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कूलम्ब्स लॉ में, लेकिन फिर से बता दूं कि चार्ज एक पॉइंट चार्ज होगा तभी बेहतर समझ में आएगा, मतलब तभी कूलम्ब्स लॉ लग पाएगा। जी पॉइंट चार्ज क्या होता है? आप एक काम करो, एक वायर लो, पतला सा वायर, ठीक है ले लिया, उस वायर को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि वो और छोटा हो ना सके। ओके, तो क्या बना? पॉइंट बना। तो आपने बोल दिया अब इसको चार्ज दे दो, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। समझ में आ गया ना? वैसे मैं हर बार ये बोलता हूँ किसी पॉइंट को दिया गया चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज, लेकिन सुनो, एक लाइन वायर को बिल्कुल छोटा कर दो, तो ये बना ना वायर छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा, जितना आप लेंथ उसे कम कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट, और उसको चार्ज दो, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। पक्का? अब आपने बोला जी सिर्फ ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, बॉडी चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलो बॉडी को चार्ज देके देखते हैं। आपने कहा बॉडी को चार्ज दिया, बॉडी पे चार्ज क्या पूरे में फैला पड़ा है? हाँ जी बिल्कुल फैला पड़ा है। कूलम्ब्स लॉ के लिए क्या चाहिए? दो चार्ज, क्योंकि कूलम्ब्स के लिए कूलम्ब्स फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। हाँ जी, एक चार्ज मैंने ये ले लिया Q प्लस का, ये Q1 है, ये Q2 है। इन दोनों में बताओ अट्रैक्शन रिपल्शन। आपने बोला दोनों में रिपल्शन होगा। पक्का? हाँ जी। इसका सेंटर ये रहा, दोनों सेम बॉडी, सेंटर ये रहा। अब ये बताना इन दोनों स्फेयर में क्या होगा, जो मेटेलिक स्फेयर है। आपने बोला इन दोनों में भी रिपल्शन ही होगा। पर मुझे एक बात बताओ, रिपल्शन बॉडी की वजह से होगा या चार्ज की वजह से? आपने बोला चार्ज की वजह से होगा, बॉडी की वजह से क्यों होता? बॉडी में तो मास है, मास में होता है अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये अट्रैक्शन इतना कम होगा मासेस का कि बहुत ही कम होगा। आपने कहा ठीक है, तो फिलहाल क्या होगा? आपने बोला फिलहाल रिपल्शन होगा, एक चार्ज दूसरे को दूर भगाएगा। हाँ है ना? इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? आर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? आर। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आ जाएगा, वो उधर की तरफ चला जाएगा? आपने बोला ऐसा तो होगा ही। तो सोचो अगर ये सारा इधर का पॉजिटिव चार्ज इधर आके ठहर जाए, आपने कहा बिल्कुल होगा ऐसा। सेम कहानी इस चार्ज के साथ कि सारा उधर भग जाएगा चार्ज, बिल्कुल भगेगा जी। अब ये बता दो कि तुम्हें लगता है ये आर जो सेपरेशन है ये दो चार्जेस के बीच का है? अब नहीं रहा जी। पहले तो चलो चार्ज का सेंटर था भी। अच्छा, अगर मान लो ये आर ही एग्जैक्ट चार्ज के बीच का सेपरेशन है, क्योंकि फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। भाई यहां तो Q1 पे पॉइंट, इस पॉइंट पे Q1 चार्ज है। आपने बोला क्या यहां दूर नहीं होगा? मेरी बात सुनो, दूर होने के लिए जगह भी तो चाहिए। जैसे मान लो तुम दो भाई हो, एक घर में पढ़ते हो, अब तुम्हारा आपस में गुट बज रहा है, मान लो गुट बज ही जाता है अक्सर, 30 दिन लड़ाई रहती है, फिर आपका मिलन हो जाता है, और आपने उससे कहा चल अपने रूम में जा, मेरे में मत पढ़। अरे भैया रूम में तो जब जाए दूसरा रूम होगा, बात तो ये है कि रूम ही एक है, समझे कि नहीं समझे? तो भैया डिस्प्लेस तो तब होगा वो बच्चा, मतलब तुम्हारा भाई, जब दूसरा रूम होगा। कहा मेरे पास तो रूम ही नहीं, तेरे पास ही रूम है, तेरे में पड़ा रहता हूं मैं। तो सुनो, पॉइंट चार्ज के साथ भी यही कहानी है, सारा चार्ज एक पॉइंट पे ही है।
अब इनमें चाहे रिपल्शन हो ले चाहे अट्रैक्शन हो गए, रहेंगे तो उस पॉइंट पे ही, पॉइंट से दूर तो ना जा पाएंगे, समझे कि नहीं। लेकिन ये क्या, इसमें तो मल्टीपल्स रूम्स है, बहुत सारे रूम है। उन्होंने कहा पहले हम यहाँ थे और जैसे रिपल्शन हुआ हम इधर चले गए, समझे कि नहीं समझे, पक्का ना। तो आपने कहा समझ में आ गई बात कि जब बॉडी लेते हैं ना तो चार्ज दूर दूर हो जाते हैं और सेपरेशन तो वही था आर, समझे। तो इस आर सेपरेशन, ये दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन नहीं है, ये दो बॉडी के बीच का सेपरेशन है। लेकिन ऊपर वाला आर दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है, क्योंकि वैसे तो दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन है, लेकिन पॉइंट पर ही क्या है, चार्ज है। तो ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, लेकिन यहां आर कम रह गया, चार्जेस दूर हो गए, समझे। तो ये वाला हमको आर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, समझे। अगर मैं कहूं जी अगर एक चार्ज नेगेटिव हो एक बॉडी पर पॉजिटिव हो, लेके देख लो क्या दिक्कत है। आपने कहा मान लो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये बताओ इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, सेपरेशन ये आर है ही। आपने कहा तो ये सारा नेगेटिव एक तरफ सारा पॉजिटिव ऐसे आ जाएगा, तो देखो पॉजिटिव कहां आएगा, आपने बोला पॉजिटिव जो दूर वाला ना, ये दूर वाला पॉजिटिव ये यहां आ जाएगा, और ये जो दूर वाला नेगेटिव है ये पास आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो नेगेटिव आ गया इधर। अब आपको लगता है दूरी बड़ी नहीं हो गई यार, चार्जेस तो पास पास हैं, सेपरेशन ज्यादा हो गया, समझे कि नहीं समझे। लेकिन क्या पॉइंट चार्ज में ऐसा होता, कभी ना होता, समझे। इसलिए कूलाम्स लॉ हमेशा किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। क्या आपको ये दोनों बात समझ में आई। और तीसरी बात आप न्यूक्लियर फिजिक्स में अच्छे समझोगे। इसने क्या बोला कि दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन ही मैटर करता है जी। ऐसा नहीं है कूलाम्स फोर्स हर जगह लग जाती है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर जगह। मैंने कहा सोच के बोलना, आपसे एक सवाल है मेरा, क्या कभी पॉजिटिव में अट्रैक्शन हो सकता है। आपका जवाब होगा जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है जिन्होंने, कि हाँ हो सकता है, कि जब एक चार्ज पॉजिटिव बहुत छोटा हो और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो, उसके अलावा की बात कर रहा हूं मैं। ये बात जिसको नहीं पता समझाऊंगा बाद में, बहुत बातें करनी है तुमसे। तो आपने कहा जी पॉजिटिव में अट्रैक्शन, क्या प्रोटॉन और प्रोटॉन ले लूं, क्या प्रोटॉन में अट्रैक्शन हो सकता है जी। एक दूसरे के दुश्मन है, जानी दुश्मन, देखते भगा देंगे। पॉजिटिव रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन, हाँ है ना। तो क्या कह दूं कि पॉजिटिव में कभी अट्रैक्शन नहीं होता, हाँ जी कह दो नहीं होता। लेकिन सुनो ये थी आम जिंदगी। अब आओ थोड़ा सा न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, आपने बोला न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के घर वाले रहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं उनको, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। मैंने बोला बहुत सारे प्रोटॉन, हाँ जी बिल्कुल, और बहुत सारे न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, हाँ जी बिल्कुल। अब एक बात बताओ, जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, आपने बोला प्लस का, और दूसरे प्रोटॉन पे प्लस का। सोडियम की बात करूं, सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, आपने बोला 11 प्रोटॉन है, 11 एक साथ रह रहे हैं, आपने बोला हाँ बिल्कुल रह रहे हैं। रिपल्शन नहीं हो रहा, ये रिपल्शन तो नहीं हो रहा, रिपल्शन होता तो भग ना जाते, न्यूक्लियस टूट ना जाता, आपने बोला सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, आपने बोला अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन कहां, इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, आपने बोला न्यूक्लियस के बाहर तो रिपल्शन होता है, हम खूब देखते हैं पॉजिटिव में रिपल्शन होता है। तो सुनो माजरा क्या है, पढ़ो इस बात को। द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन, जो सेपरेशन होता है चार्जेस के बीच का, मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। देखो जी एटम, मैं इसको रफ कर देता हूं, एक सेकंड रुको जरा, जो इसे रफ करता हूं। जो एटम का साइज होता है, किसका साइज होता है, एटम का, वो होता है 10⁻⁻10। एटम का साइज क्या होता है, एटम 10⁻⁻10 मीटर। और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो उससे 1,00,000 गुना छोटा। तो इसको 10⁵ से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। सुनना, न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन भाई, हाँ जी बिल्कुल, न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूट्रॉन भाई जी। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, उसकी बात मत करो, छोड़ो उसको, प्रोटॉन की बात करते हैं। तो सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में खुशी खुशी रहते हैं, हाँ जी बिल्कुल रहते हैं। तो रिपल्शन तो होगा नहीं इनमें, आपने बोला बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन प्रोटॉन्स के बीच का जो सेपरेशन है ना, वो 10⁻⁻15 से भी कम है। समझे कि नहीं समझे, जो सेपरेशन है वो लेस देन है 10⁻⁻15 से। कहां, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए अट्रैक्शन है। पहली बात।
न्यूक्लियस के अंदर होती है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। कौन सी फोर्स होती है? न्यूक्लियर फोर्स। पहले ही बता दूं, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे वीक न्यूक्लियर आती है, न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर छोड़ो इस बात को, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के बाद आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब चार्जेस के बीच वाली फोर्स, जिसमें अट्रैक्शन भी होता है एंड रिपल्शन भी होता है, दोनों होते हैं। सुनना, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपल्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। हाँ, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स होती है उसमें तो पॉजिटिव पॉजिटिव में भी अट्रैक्शन ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती। अजय ये बताओ, न्यूक्लियर फोर्स आती कब है? देखो, जब आप दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन कम 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 और कम और कम, दो न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये दो पार्टिकल्स, चार्ज आर्ज की कुछ बात नहीं कर रहा, सिर्फ कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। आपने इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, 10 की पावर -15 तक लेके चले गए। अब उन पार्टिकल्स में खुद का खुद अट्रैक्शन हो गया, क्योंकि कहाँ गए? वो एक दूसरे के न्यूक्लियस की रेंज में आ गए। समझे कि नहीं समझे? 10 की पावर -15 से डिस्टेंस कम कर दिया, 10 की पावर -15 तक लेके चले गए, तो उनमें खुद अट्रैक्शन होने लगता है। बस 10 की पावर -15 के आसपास ही काम में आती है कौन? न्यूक्लियर फोर्स। कौन काम में आती है? न्यूक्लियर फोर्स। अगर एक बार ये एक्टिव हो गई, फिर सब फोर्स भूल जाओ, चाहे कैसी भी फोर्स हो, कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। आपने कहा ठीक है, मैं दो प्रोटॉन को जबरदस्ती पास ला रहा हूं। सुनना, दो प्रोटॉन यहां अट्रैक्शन रिपल्शन, आपने बोला 100% रिपल्शन, मैं उन्हें पास लाया, बहुत ताकत से पास लाया, पास लाया, और मैं उनको 10 की पावर -15 तक ले आया। क्या अब अट्रैक्शन होने लगेगा? हाँ। जैसे न्यूक्लियस की रेंज में आए, जैसे न्यूक्लियर रेंज मतलब 10 की पावर -15 पे आए, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भूल जाओ, क्या कैसा चार्ज, कोई मतलब नहीं। न्यूक्लियर फिजिक्स में समझाऊंगा अच्छे से। एक बार न्यूक्लियस की रेंज में आ गए, 10 की पावर -15 में आ गए, तो एकदम से एक्टिव होती है कौन? न्यूक्लियर फोर्स, नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। हाँ, अब तक की। तो क्या हुआ जी? एकदम से फिर तो अट्रैक्शन ही होगा, वो भूल जाएगा कि इनमें रिपल्शन भी था। एक्चुअली भूलेगा नहीं, मैं बताऊं बात क्या होगी। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लगभग 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मान लो उनके बीच में रिपल्शन है 10 का, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स उससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो एकदम से अट्रैक्शन हो जाएगा 1000 का। समझे कि नहीं समझे? अगर 10 का रिपल्शन है, 10 से 100 गुना, कितना अट्रैक्शन हुआ? आपने बोला 10 से 100 गुना तो 1000 होता है, तो 10 तो रह गया अट्रैक्शन, और उससे 1000 गुना, सॉरी 10 तो रह गया रिपल्शन प्रोटॉन प्रोटॉन में, और उन्हें पास ले आए तो 1000 गुना हो गया, 100 गुना हो गया अट्रैक्शन। समझे? न्यूक्लियर फोर्स का इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि डोमिनेट कर जाता है और सारी फोर्सेस पे। समझे कि नहीं समझे? तो कह दूं कि अगर आप दो पार्टिकल्स, चाहे चार्ज हो चाहे ना हो, उन दोनों को पास ले आओ, इतना पास ले आओ कि न्यूक्लियर की रेंज में आ जाए, न्यूक्लियस की रेंज में आ जाए, तो वो चार्ज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, उनमें अट्रैक्शन ही होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स कैसी होती है नेचर में? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन वाली होती है। सिर्फ इनमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो आपने कह दिया कि एक बात बताओ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में क्या होता है? अगर एक सोचो, अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में अट्रैक्शन ना होता तो अब तक एटम से गिर ना जाते ये। भाई एक एटम जा रहा, न्यूट्रॉन गिरते जा रहे उसके, क्यों? न्यूट्रॉन में कुछ है ही नहीं। अरे आप बोलोगे भैया देखो, न्यूट्रॉन कहाँ के निवासी हैं? न्यूक्लियस के। और जो न्यूक्लियस की रेंज में गया एक बार 10 की पावर -15 में, चाहे चार्ज हो चाहे ना हो, उनमें अट्रैक्शन ही होगा। समझे कि नहीं समझे? तो कह दो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या होता है? आपने बोला अट्रैक्शन, कब तक? जब तक न्यूक्लियस के अंदर है। प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होगा? आपने बोला रिपल्शन, कब? जब न्यूक्लियस से बाहर है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर आते प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होगा? अट्रैक्शन, क्योंकि कहां चले गए? सेपरेशन कितना हुआ? 10 की पावर -15 से कम हुआ। तो आप कह दो कि दुनिया के चाहे कैसा ही पार्टिकल हो, कैसा भी चार्ज हो, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर चला गया, न्यूक्लियस की रेंज में आ गया, 10 की पावर -15 से सेपरेशन कम हुआ, तो फिर रिपल्शन तो भूल जाओ, क्योंकि रिपल्शन कम पड़ जाता है अट्रैक्शन से। कितने गुना? 100 गुना। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम्स ग्रेटर है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। प्रोटॉन प्रोटॉन में खूब रिपल्शन हो रहा, बाहर खूब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही आप सेपरेशन कम करोगे, 10 की पावर -15 कर दोगे, तो एक बार न्यूक्लियर रेंज में आती अट्रैक्शन हो जाएगा, चाहे चार्ज कैसा भी हो। समझ में आ गई बात? तो अब जरा इसको देखो जो मैंने लिखा हुआ है। कह रहा है द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स। कूलाम्स लॉ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब तक लगेगी?
जब तक सेपरेशन न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा रहा हो, समझे? न्यूक्लियस से बाहर की बात हो, न्यूक्लियस के अंदर की बात ना हो, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में भी अट्रैक्शन होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी अट्रैक्शन होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी अट्रैक्शन होता है। तीनों बात सुन लेना, ठीक है? आपने कहा ठीक है जी, तो इसका मतलब न्यूक्लियस वाली डिस्टेंस नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। तो कह रहा था इफ द सेपरेशन बिकम लेस देन 10 की पावर -15, अगर सेपरेशन 10 की पावर -15 मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना सेपरेशन, न्यूक्लियस के अंदर जा चुके इतना सेपरेशन हुआ, तो न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, समझे? पक्का समझे ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब तक कामयाब है? जब तक न्यूक्लियस से दूर है, सेपरेशन 10 की पावर -15 से ज्यादा है, 10 की पावर -15 से ज्यादा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सेपरेशन है 10 की पावर -14 मीटर और एक सेपरेशन है 10 की पावर -15 मीटर, बताना नंबर 1 ज्यादा सेपरेशन, नंबर 2 ज्यादा सेपरेशन, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन है? आपने बोला देखो जी इसमें पावर 15 है तो ये बड़ी होगी, 14 अरे भैया माइनस में है, तो आपने बोला ये वाली ज्यादा है। तो बताना है न्यूक्लियर फोर्स होगी या दूसरे में न्यूक्लियर? आपने बोला दूसरे में न्यूक्लियर होगी। कहां न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होगी? आपने बोला इसमें, लेकिन वहां न्यूक्लियर फोर्स बहुत वीक होगी, समझे? तो यहां कौन सी होगी, कौन सी डोमिनेट करेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करेगी। अगर दिख ना रहा हो तो मैं डोमिनेट लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना? और ये वाली यहां पर कौन डोमिनेट करेगा? आपने बोला न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगी। किस पे डोमिनेट करेगी? और सब चाहे कोई सी फोर्स लग रही हो, सब पे न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएगी। समझ में आ गया ना? तो सेपरेशन हमेशा चार्जेस के बीच में, अगर कूलाम्ब फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 10 की पावर -15 से, 10 की पावर -15 से ज्यादा होना चाहिए। कम हुआ तो कौन डोमिनेट कर जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा कैसी होती है नेचर में? अट्रैक्टिव वाली। प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होता है? आपने बोला अट्रैक्शन कहां? न्यूक्लियस के अंदर। और रिपल्शन कहां? न्यूक्लियस से बाहर। समझे कि नहीं समझे? पक्का ना? न्यूक्लियस के अंदर ऐसा आखिर क्या हो जाता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन होता है? आपने बोला न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स आती है। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डोमिनेट कर जाती है। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन होता है? आपने कहा देखो जी बात है ऐसी, न्यूक्लियर फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि कूलाम्ब्स फोर्स का मतलब इस बच्ची फोर्स का तो पता भी नहीं चला। बता, ये रिपेल कर भी रहे हो, इससे 1000 गुना ताकत से अट्रैक्ट करती है वो। समझ में आ गया ना? आ गया पक्का? तो कूलाम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? पहली बात, चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। दूसरी बात, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तीसरी बात, ऐसा ना हो कि चार्जेस के बीच का सेपरेशन आप 10 की पावर -15 से भी कम कर दो। 10 की पावर -15 से बड़ा सेपरेशन होगा, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छे से काम कर पाएगी। अगर 10 की पावर -15 से कम किया तो न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगी, और अगर एक बार वो एक्टिव हुई, फिर इरेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज, चार्ज हो ना हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा। क्या आपको ये लेक्चर समझ में आया? कूलाम्ब्स लॉ की लिमिटेशन समझ में आई या नहीं आई? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये लेक्चर या वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहिए, ठीक है ना? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।